सब्सक्राइब कीजिए साइको गुरु चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब है क्षेत्रवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। पहला इसमें अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत या इसको स्थानापन्न सिद्धांत भी कहते हैं। रॉबर्ट एम गेने इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कंडीशन ऑफ लर्निंग। इस पुस्तक के अंदर सीखने के 8 प्रकार बताते हुए इन सभी को एक सोपानिकी के रूप में प्रस्तुत किया है। पहला है संकेत अधिगम। अधिगम का निम्नतम स्तर है। इसमें प्राकृतिक स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया के साथ कोई अस्वाभाविक उद्दीपक अनुकूलित हो जाता है तथा अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर प्राणी स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया प्रस्तुत करता है। यह पावलोव व टॉलमैन दोनों के सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा है उद्दीपक उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक या उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक सामने होने पर अनुक्रिया का बार बार होने से उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य संबंध दृढ़ हो जाता है, क्योंकि क्रिया से अभ्यास में कुशलता आती है। यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। इसे क्रमिक अधिगम भी कहा जाता है। इस प्रकार के अधिगम सामग्री क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहती है तथा प्राणी एक एक करके संपूर्ण अधिगम सामग्री को सीखता जाता है, जैसे ध्वनि सुनना, वर्ण बोलना, शब्द वाक्य आदि बोलना। ये सारे श्रृंखला अधिगम में है। फिर है शाब्दिक अधिगम। यह शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाले शब्द तथा लिखित शब्द में शाब्दिक अधिगम की क्रिया निहित रहती है। शाब्दिक अधिगम की योग्यता ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। इसे भाषा अधिगम भी कहते हैं। भाषा अधिगम जो है वो अनुकरण पर आधारित होता है। फिर है पांचवा विभेद या बहुविभेदन अधिगम। सूझ के सिद्धांत पर आधारित होता है। बहुविभेदन अधिगम के अंतर्गत प्राणी अपने सम्मुख हो रहे अनेक उद्दीपकों में से इच्छित उद्दीपकों को पहचान कर अपने विवेक का इस्तेमाल कर इच्छित अनुक्रिया करते हैं, जैसे वर्गीकरण, पृथक्करण, चयन, और हमेशा उपयुक्त को चुना जाता है। फिर छठा है प्रत्यय अधिगम। इस प्रकार के अधिगम से तात्पर्य पूर्व अनुभवों, प्रशिक्षण एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर प्रत्ययों का निर्माण करने से होता है। इन प्रत्ययों के आधार पर ही प्राणी समानताओं, विषमताओं के फलस्वरूप वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि को पहचानता है। प्राणी जो कुछ भी करता है, सोचता है, चिंतन करता है अथवा निर्णय लेता है, इन सभी में प्रत्यय धारणा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संज्ञानात्मक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं। फिर है सातवां नियम व सिद्धांत अधिगम। नियम व सिद्धांत से तात्पर्य है कि यह बताता है कि कोई घटना अथवा कार्य विधि क्या कैसे होती है और सिद्धांत के आधार पर ही भावी जीवन अथवा घटना का अनुमान लगाया जा सकता है। यह अधिगम प्रत्यय अधिगम के बाद होता है, जिससे प्राणी निहित संबंधों को जानकर तार्किक रूप से व्यवहार करता है। आठवां है समस्या समाधान अधिगम। अधिगम का यह सिद्धांत अधिगम सोपानिकी का सर्वोच्च स्तर है। समस्या समाधान अधिगम में प्राणी अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखता है तथा मानव जाति के विकास को आगे बढ़ाता है। परिकल्पना मस्तिष्क की लिखित उपज है। दूसरा है सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक विकास का सिद्धांत है बांडुरा ने दिया था 1963 में और फिर 1977 में संशोधन किया था। बांडुरा को सामाजिक विकास का जनक माना जाता है। अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी इसको कहते हैं, सामाजिक विकास सिद्धांत को। बांडुरा एक समाजवादी मनोवैज्ञानिक थे। सामाजिक विकास से आशय समाज द्वारा मान्य व्यवहार को स्वीकार कर अमान्य व्यवहार को त्यागना सामाजिक विकास कहलाता है। बांडुरा के अनुसार बालक अपने समाज या परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर उनका अनुकरण या नकल करके सीखता है। बांडुरा के अनुसार बालक सर्वाधिक नकल या अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु जीवित जोकर और गुड़िया पर प्रयोग किए थे। बांडुरा ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के हेतु 4 सोपान बताए थे। पहला है ध्यान केंद्रित करना, इसको अवधान कहते हैं, अवधान या ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है धारण करना या सीखना, ग्रहण करना। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण करना या दोहराना। चौथा है पुनर्बलन, त्रुटियों को दूर करना। बांडुरा के सिद्धांत के शैक्षणिक महत्व। अनुकरण द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। बांडुरा के सिद्धांत में अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का स्थानांतरण करने में सहायक है। वीर पुरुषों की जीवनियों का परिचय कराने के लिए बांडुरा का सिद्धांत सहायक है। सामाजिक गुणों का विकास करने में सहायक है।
बांडुरा के अनुसार छोटे बालकों के समक्ष अनुचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए क्योंकि बालक अनुकरण द्वारा सर्वाधिक सीखते हैं। अब तीसरा, अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत। अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत कार्ल रॉजर्स ने दिया था। एडगर डेल ने अनुभवजन्य शंकु बताए थे। 30% शब्दों और 70% प्रत्यक्ष होते हैं। कार्ल रॉजर्स के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण उनके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित करके करवाया जाना चाहिए क्योंकि बालक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सर्वाधिक सीखता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बालक बालिकाओं को परंपरागत विधियों के स्थान पर नवीन शिक्षण विधियों द्वारा सिखाने का प्रयास करे, जैसे व्याख्यान विधि के स्थान पर भ्रमण विधि का प्रयोग करना। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने पर बल देते हुए एडगर डेल ने लिखा कि बालक बालिकाओं के शब्दों के माध्यम से सीखने का प्रतिशत 30% और प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखने का प्रतिशत 70% है। मतलब प्रत्यक्ष अनुभव करके बालक अधिक सीखता है। डेल ने प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया को एक शंकु के माध्यम से प्रस्तुत किया। डेल का यह अनुभव शंकु ऋणात्मक अधिगम प्रक्रिया को प्रकट करता है। अब है चौथा, अधिगम का सूचना प्रौद्योगिकी सिद्धांत। ये मिलर ने दिया था। सूचना से आशय किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना से संबंधित वह जानकारी जिसका किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई अर्थ प्रकट होता हो एवं उसे प्रेषित किया जा सकता हो, सूचना कहलाती है। मिलर के अनुसार कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा बालक बालिकाओं तक अपनी विषय वस्तु पहुंचाने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। मिलर के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के लिए प्रदान की जाने वाली विषय वस्तु सुस्पष्ट रूप से प्रदान की जानी चाहिए। मिलर ने सूचना प्रक्रिया के 7 सोपान बताए थे। मिलर ने सूचना प्रक्रिया के 7 सोपान बताए थे। पहला है सूचना स्रोत कौन, दूसरा है सूचना प्रारूप कितना देना, तीसरा है सूचना माध्यम कैसे देना, चौथा है सूचना उद्देश्य क्यों देना, पांचवा है सूचना सामग्री क्या देना, फिर छठा है प्राप्तकर्ता और सातवां है प्रत्युत्तर। अधिगम का क्षेत्रवादी या तलरूप या टोपोलॉजी सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। 1916 से 1946 तक इन्होंने कार्य किया था। कुर्ट लेविन की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ फील्ड साइकोलॉजी। कुर्ट लेविन एक रसायन शास्त्री थे। इनको क्षेत्रवाद का जनक माना जाता है। कुर्ट लेविन ने 1 वर्ष से भी कम बालिका पर अपना प्रयोग किया और उस बालिका पर प्रयोग करते समय उसे दिखाकर एक खिलौना रख दिया। जब बालिका ने खिलौना देखकर उसे प्राप्त करने के प्रयास में खिलौने की ओर आगे बढ़ना शुरू किया, तब खिलौने के पास कुर्ट लेविन ने एक बैरियर खड़ा कर दिया। फिर बालिका दूसरी दिशा से जाने लगी, तब भी लेविन ने उसके आगे बाधाएं पैदा करता गया, लेकिन वह बालिका तब तक हार नहीं मानी जब तक कि लक्ष्य तक नहीं पहुंच गई और अपने लक्ष्य खिलौने को प्राप्त कर बहुत खुश थी। इस छोटे से प्रयोग के आधार पर कुर्ट लेविन ने सिद्ध किया कि सामाजिक वातावरण के धरातल पर प्रत्येक व्यक्ति के सामने कदम कदम पर बाधाएं आ जाती है, परंतु इन बाधाओं से नहीं घबराना चाहिए बल्कि इनका मुकाबला करते हुए सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बाधाओं से मुकाबले करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन विस्तार है। कुर्ट लेविन के अनुसार प्रतिदिन के अनुभवों का संगठन व्यक्ति को प्रतिदिन एक नई दिशा प्रदान करता है जो विकास की होती है। कुर्ट लेविन के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने के लिए उच्च अभिप्रेरणा एवं उच्च वातावरण का होना अति आवश्यक है। दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व कमी होने पर भी अधिगम प्रभावी नहीं हो सकता। कुर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया। L बराबर F ब्रैकेट में P गुणा E। अधिगम बराबर उच्च अभिप्रेरणा इंटू अनुकूल वातावरण। इनके अनुसार अधिगम उच्च अभिप्रेरणा तथा अनुकूल वातावरण का गुणनफल होता है। कुर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु निम्न 4 सोपान बताए। आकांक्षा का स्तर, आकर्षक उद्देश्य, स्मृति एवं गति, दंड या पुरस्कार। कुर्ट लेविन के सिद्धांत की उपयोगिता। पहली है यह सिद्धांत सामाजिक वातावरण जीना सिखाता है। दूसरा है यह सिद्धांत बाधाओं से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहने की सीख देता है। तीसरी है यह सिद्धांत आत्मविश्वास को बढ़ाता है और व्यक्ति को जोखिम उठाना सिखाता है। फिर है निर्मितवाद या ज्ञान संरचनावाद, जेरोन ब्रूनर। पुस्तकें शिक्षा की प्रक्रिया एवं शिक्षा की प्रासंगिकता, ये जेरोम ब्रूनर की पुस्तकें हैं। निर्मितवाद या ज्ञान संरचनावाद की उत्पत्ति जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से मानी जाती है। निर्मितवाद से आशय बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी भी विषय वस्तु की रूपरेखा का निर्माण करने हेतु
एक ऐसे अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना जिससे बालक अपनी विषय वस्तु सरलतापूर्वक सीख सके। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर समूह में किसी समस्या का समाधान खोजते हैं। ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु इस प्रकार से सिखाई जाए जिससे उनकी रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगे तथा बालक बालिकाओं के तार्किक, मानसिक, संज्ञान, स्मरण क्षमता का विकास हो सके। ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु के नियम, प्रकृति, उद्देश्य एवं सिद्धांतों के बारे में पूर्व में ही बता देना चाहिए। ऐसा करने पर सीखना सरल हो जाता है, बालक सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करता है, सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो जाता है, सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है। नोट है, ब्रूनर का यह सिद्धांत आगमनात्मक श्रेणी का सिद्धांत है। अब है निर्मितवाद की विशेषताएं। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। निर्मितवाद में बालक स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान ग्रहण करता है। इसमें बालक अपने पूर्व अनुभवों द्वारा सीखता है। इसमें बालक समूह में मिलकर किसी समस्या का समाधान खोजता है। इसमें शिक्षक केवल दिशा निर्देशन का कार्य करता है। इससे बालक बालिकाओं में सामाजिक गुणों का विकास होता है। इससे बालकों में रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। इससे बालकों में समस्या समाधान की योग्यता का विकास होता है। निर्मितिवाद के प्रकार। निर्मितिवाद 3 प्रकार के होता है। पहला है संज्ञानात्मक निर्मितिवाद, जीन पियाजे। इसमें बालकों के ज्ञान का आधार बाह्य वातावरण की घटनाओं को माना जाता है। दूसरा है सामाजिक निर्मितवाद, लेव वाइगोत्स्की। इसमें बालकों के ज्ञान का आधार सामाजिक घटनाओं को माना जाता है। तीसरा है तृतीय निर्मितवाद, जेरोम ब्रूनर। इसमें बालकों के ज्ञान का आधार स्वयं के विवेक को माना जाता है। अब है निर्मितवाद की अवस्थाएं। निर्मितवाद की 3 अवस्थाएं हैं। पहला है विधि निर्माण अवस्था, या इसको आइकॉनिक एज कहते हैं, 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बालक अपनी संवेदनाओं या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण से ज्ञान ग्रहण करता है, ठंडा, मीठा, तीखा, गर्म आदि। इस अवस्था में बालकों में वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। विधि निर्माण की जो अवस्था है या आइकॉनिक एज जो है, इसमें बालकों में वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है। इस अवस्था में बालकों को बाह्य वातावरण की जानकारी नहीं होती है। दूसरा है प्रतिभा निर्माण अवस्था या मॉडल एज, 3 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे गाय पर निबंध लिखना। तीसरा है चिन्ह निर्माण अवस्था। चिन्ह निर्माण अवस्था में बालक चित्र, चिन्ह व शब्द संकेत के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, जैसे यातायात के नियमों का पालन करना, गणित के संकेतों का प्रयोग करना। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षण का यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षण का यह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है निर्मितवाद। अब 7वां सिद्धांत है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, या एडवर्ड टॉलमैन ने दिया था ये। इसके अन्य नाम है उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी, संकेतन सिद्धांत, प्रत्याशात्मक सिद्धांत, प्रतीक अधिगम सिद्धांत। एडवर्ड टॉलमैन ने दिए थे ये सारे नाम, अलग अलग है इसके चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत की। टॉलमैन की पुस्तक है परपोजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। प्रयोग चूहे पर 1932 में, टी मेज या भूल भुलैया पर प्रयोग करे थे। सुनिश्चित लक्ष्य ही व्यवहार का नियमन करता है। सुनिश्चित लक्ष्य ही व्यवहार का नियमन करता है। व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है। व्यवहार जो है वो पर्यावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है। टॉलमैन के अनुसार बालक बालिकाओं को केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं सिखाया जा सकता, उन्हें चित्र, चिन्ह और संकेतों के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। मूक बधिर बालक बालिकाओं को सिखाने का या अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। तो प्रश्न आता है मूक बधिर बालक बालिकाओं को सिखाने का अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है? तो टॉलमैन का जो सिद्धांत है वो मूक बधिर बालक बालिकाओं के लिए चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी, संकेतन सिद्धांत, प्रत्याशात्मक सिद्धांत, प्रतीक अधिगम सिद्धांत, ये सारे इसके अन्य नाम हैं। उसके अनुसार लक्ष्य में मार्ग पर ध्यान दिया जाता है, न कि अनुक्रियाओं पर। हम उन चिन्हों की सहायता लेते हैं जो अर्थ सिखाते हैं। चूहों पर भूल भुलैया प्रयोग किया गया। टॉलमैन का सिद्धांत विशुद्ध व्यवहार पर आधारित है। इसके अलावा वाटसन का व्यवहारवाद, वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान व मनोविश्लेषणवाद व संज्ञानवाद पर आधारित है। टॉलमैन का यह सिद्धांत स्थान अधिगम, गुप्त अधिगम, पुरस्कार प्रत्याशा पर बल देता है। अब 8वां है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता पूर्ति पर सर्वाधिक बल दिया है। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति निश्चित पदक्रम में करता है।
इस कारण से आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति की जब तक प्रथम आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब तक वह अपनी दूसरी आवश्यकता के बारे में विचार नहीं करता। जैसे किसी भूखे इंसान द्वारा चोरी करके भोजन प्राप्त करना। मैस्लो ने व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 भागों में व्यक्त किया है। पहली है दैहिक आवश्यकता, भूख प्यास काम आदि। दूसरे सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरे संबंध की आवश्यकता, चौथे सम्मान की आवश्यकता, पाँचवें आत्मसिद्धि की आवश्यकता। नोट है, दैहिक और सुरक्षा की आवश्यकता को निम्न स्तरीय आवश्यकता तथा संबंध सम्मान और आत्मसिद्धि की आवश्यकता को उच्च स्तरीय आवश्यकता कहा जाता है। दैहिक व सुरक्षा की आवश्यकता को व्यक्तिगत आवश्यकता तथा संबंध व सम्मान की आवश्यकता को सामाजिक अवस्था और आत्मसिद्धि की अवस्था को विशिष्ट अवस्था कहा जाता है। अब है गेस्टाल्टवाद के अनुसार अधिगम। गेस्टाल्टवाद का उद्भव 1912 में हुआ था, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप 1920 में प्रकट हुआ। वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का जनक माना जाता है। कोफका, कोहलर, कुर्टलेविन को गेस्टाल्टवाद का समर्थक माना जाता है। वर्दीमर, कोहलर, कोफका को गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ समग्राकार या पूर्णाकार माना जाता है। वर्दीमर ने लैक फिनोमिना एवं प्रोडक्शन ऑफ थिंकिंग नामक पुस्तकों की रचना की थी। वर्दीमर की विचारधारा को विकसित करने का श्रेय कोहलर को जाता है। अंतर्दृष्टि या सूझ। वर्दीमर या कोहलर 1925 विभिन्न नवीन परिस्थितियों में समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। कोहलर के अनुसार तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। कोहलर के अनुसार जब व्यक्ति के सम्मुख कोई समस्या प्रस्तुत होती है तो व्यक्ति समस्या के समाधान का प्रयास करने लगता है, परंतु असफल रहता है। लेकिन अपने अभ्यास की परिस्थितियों का पुनः अवलोकन कर प्रयास करने पर अचानक व्यक्ति की मानसिकता में समस्या संबंधित समाधान उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंतर्दृष्टि या सूझ कहते हैं। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ तत्काल उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया है। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि या सूझ तत्काल उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया है। कोहलर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किए थे। कोहलर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं एक समान होती है, परंतु समस्या समाधान की परिस्थितियां अलग अलग होती है। अतः भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समस्या समाधान की मानसिक प्रक्रिया अंतर्दृष्टि या सूझ कहलाती है। इसे सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत या सूक्ष्म सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसका शैक्षणिक महत्व है। प्रतिभाशाली बालकों को सिखाने में सहायक है। बालक बालिकाओं को गणित, विज्ञान व व्याकरण जैसे जटिल विषयों का शिक्षण करवाने में सहायक है। तात्कालिक उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायक है। बालकों की बौद्धिक क्षमता का विकास करने में उपयोगी है। बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक है। वर्तमान में बालक केंद्रित पाठचर्या का निर्माण अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। अधिगम का यह सिद्धांत बालक बालिकाओं को यांत्रिक तरीके से सिखाने का खंडन करता है। जो ये सिद्धांत है कोहलर का, ये यांत्रिक तरीके से सिखाने का खंडन करता है। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है छात्र से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक और विषय वस्तु संबंधित कारक। छात्र संबंधित कारक में छात्र की आयु, परिपक्वता, मानसिकता, बुद्धि, रुचि का स्तर, अभिप्रेरणा, शैक्षिक पृष्ठभूमि, ये सभी छात्र संबंधित कारक है। दूसरा है शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षण विधियाँ, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षक का स्वास्थ्य, शिक्षक छात्र संबंध, ये सारे शिक्षक संबंधित कारक होते हैं अभी अधिगम को प्रभावित करने कारकों में। तीसरा है विषय वस्तु संबंधित कारक। विषय वस्तु की भाषा, विषय वस्तु की प्रकृति, विषय वस्तु का स्वरूप, प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु की स्पष्टता, ये सारे विषय वस्तु संबंधित कारक होते हैं।